एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के लिए और ये जर्नी हमारी स्टार्ट होने जा रही है। बहुत दिनों बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है और ये जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। तो 30 वीडियो आपको इस जर्नी में मिलेंगे जिससे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्लास 12th के PYQs, चाहे वो CBSE के हों या यूपी बोर्ड के लिए हों या और स्टेट्स बोर्ड्स के हों या ICSE में आए हुए क्वेश्चन हों या CUET में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो आज का हमारा एक खूबसूरत सा वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है और उस वीडियो का पहला न्यूमेरिकल जो आज हम लोग फिजिक्स से पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके सामने यूपी बोर्ड का प्रश्न है, पूछा गया हुआ है, आपके PYQs का है और क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम। कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर है वो कितना है बेटा, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, पहली बात तो यहाँ पर से हमको ये पता चल गई कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट्स स्ट्रेच्ड टू द 3 टाइम्स। कितने टाइम्स स्ट्रेच किया जाए बेटा, 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी कि जो उसकी पहले ओरिजिनल लेंथ थी, अगर मैं उस वायर की ओरिजिनल लेंथ से उसको 3 गुना बढ़ा दूं तो उसका जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हमें उतने ही डिटेल में इसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, क्या अप्रोच होती है, हमको कैसे समझना है। सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर वही सेम वायर है और वही सेम वायर अगर हम उसको पहले जो नॉर्मल थी अब उसको स्ट्रेच करके 3 गुना बढ़ाना चाह रहे हैं, इसका मतलब वायर का हमने रेजिस्टेंस तो चेंज किया है लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। रेजिस्टिविटी बोले तो उसके मटेरियल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वायर पहले कॉपर का था तो अभी भी वो कॉपर का ही रहेगा। इसका मतलब जो उसका पहले का मास था और उसका जो बाद का मास था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे पहले वायर मोटा था अब वो पतला हो गया, मान लो अगर पहले 1 kg का था तो अभी भी 1 kg का है, बस ये उसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। क्लियर है बात। तो हम लोग इसी शुरुआत करेंगे। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे वायर का सेम सब कुछ कहानी थी तो हम ये कह सकते हैं जो पहले का उसका मास था और जो उसके बाद का मास था वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बिकॉज प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, प्रॉपर्टीज आर सेम, प्रॉपर्टीज आर सेम। क्लियर है बात। अब मुझे पता है कि आपको ये मालूम है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वैल्यू। ठीक है सर, मुझे मालूम है डेंसिटी बराबर क्या होता है सर, मास अपॉन वैल्यू। अगर मैं यहां से मास निकालना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सर डेंसिटी इनटू वैल्यू बराबर हो गया सर मास। सर इतना डिटेल क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए पढ़ा रहा हूं। क्या लिखा हुआ बेटा, डेंसिटी इनटू में V1 इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू में V2। सर आपने यहाँ पे D1 D2 क्यों लिखा बेटा, डेंसिटी जो होगी उसकी हमेशा क्या होगी, सेम होगी क्योंकि सेम वायर की बात कर रहे हैं। अगर वो सॉलिड का था सॉलिड ही रहेगा, उसकी डेंसिटी कोई चेंज होने वाली नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ से D1 D2 करेगा, इसका मतलब लिया जाएगा V1 इक्वल टू में V2। सर हम इसको क्लियर हो गया। सर V1 V2 क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में सर लेंथ। इसका मतलब सर ये हो जाएगा A1 इनटू में L1 इक्वल टू हो जाएगा सर ये A2 इनटू में L2। क्लियर बात। अब सर अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू में सर हो जाएगा ये L1 सॉरी L2 अपॉन L1। सर देखिए ना, L1 इधर गया है L2 के पास और A2 इधर आया नीचे। सर मुझको ये पता चल गया कि जो इन दोनों का रेशियो है वही सेम है। सर कई केस हम लोगों को तो इतना याद है, आप इतना बता चुके हैं, मैंने आपको डेरिवेशन बता रहा हूं मैं कैसे आ रहा है। क्लियर है बात। ठीक है सर, अब मुझे कहानी सर ये क्लियर है कि A1 बराबर A1 अपॉन A2 इक्वल टू L1 अपॉन A2 होगा। ठीक है सर। बिफोर स्ट्रेचिंग सर की कहानी थी, बिफोर स्ट्रेचिंग सर ये कहानी थी सर, मैंने पढ़ा है कि सर जो रेजिस्टेंस होता है R1 इक्वल टू में ओम्स लॉ को याद करते हुए सर V इक्वल टू में IR होता था, याद करिए हुआ करता था। अब हम लोग जब इसके बीच में हम लोग बता देते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था एरिया के स्क्वायर के। यहां से रेजिस्टिविटी आया करता था रो स्क्वायर R इक्वल टू में रो L अपॉन A, याद करिए आता था, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा। क्लियर बात। तो यहां पर उसको लिखना चाहते कर सकते हैं बेटा रो 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो 1 इक्वल टू में L1 अपॉन A1 ये जाएगा R1। ये बिफोर स्ट्रेचिंग की बात थी। अब आफ्टर स्ट्रेचिंग में कहानी क्या है, आफ्टर स्ट्रेचिंग में कहानी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट आफ्टर स्ट्रेचिंग में यहां पर हम लिखेंगे R2 इक्वल टू में रो 2 L1 सॉरी L2 अपॉन A2। क्लियर बात। अब मैं यहां से ले सकता हूं भाई फर्स्ट एंड सेकंड। मुझे ये मालूम है सर रो 1 बराबर रो 2 होगा क्योंकि सर रेजिस्टिविटी तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला
कि रजिस्टिविटी तो चेंज होने वाली नहीं है। क्यों नहीं चेंज होने वाली सर? क्योंकि मटेरियल सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है सर। अगर रो 1 रो 2 बराबर है तो मैं यहां से क्या ये लिख सकता हूं कि सर रो 1 रो 2 अगर बराबर है तो मैं इसको इधर से अगर मैं इसको लिखना चाहता तो रो 1 बराबर इसको लिख सकता था सर r1 a1 अपॉन r1 a1 अपॉन l1 इक्वल टू में सर मैं इसको लिखना चाहता तो रो 2 बराबर क्या लिख सकता सर? रो 2 बराबर लिख सकता सर r1 a2 अपॉन l2 लिख सकता। ठीक है सर, वही समझ में आ रहा है सर। यहां मैं क्या लिखूंगा? लिखूंगा सर r1 a2 r1 a1 अपॉन l1 इक्वल टू में सर लिखूंगा r2 a2 अपॉन l2। क्लियर है बात? ठीक है सर। अब मुझे पता चल गया सर मुझे r1 अपॉन r2 रेशियो निकालना है। ठीक है सर, तो मैं यहां पर इसके बाद देखिए कहानी, यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं r1 अपॉन r2 इक्वल टू में सर देखिए r1 अपॉन r2 l1 घन हो जाएगा सर। ठीक है सर, तो हो जाएगा सर a2 into में l1। ठीक है सर, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में सर अपॉन हो जाएगा सर यहां पर a1 into में l2। क्या जाएगा? a1 into में l2। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो क्या ये रेसिप्रोकल लगा हुआ है? सेम जिस तरीके का ये लिखा हुआ है, क्या ये रेसिप्रोकल लगा हुआ है? क्या अब आप इसकी जगह पर ये देख सकते हैं कि सर r1 अपॉन r2 का जो रेशियो होगा वो l1 अपॉन l2 के रेशियो के क्या होगा? होल स्क्वायर के। अब आपको r1 दे रखा है सर, r2 आपको निकालना है, l1 दे रखा है सर, क्यों दे रखा है सर? l1 क्या होगा सर? l होगा, और l2 क्या होगा सर? 3l होगा। क्या होगा बेटा? 3l होगा। तो यहाँ पे आप रखिए l और यहाँ रखिए 3l, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ रखिए 10, यहाँ रखिए r2 निकालना है आपको, इसमें रखिए क्या? l और इसमें रखिए 3l। इसको आप पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है वही आंसर है। कैलकुलेशन का पार्ट मेरा नहीं है, मैं आपको यहाँ तक लेके आ गया हूँ कि आपको यहाँ के बाद अगर ये आपको सही चीज समझ में आ रही है तो आप इसके बाद स्वयं से इसको लिख पाएंगे। हाँ ना बोल भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या था कि सिंपल सा आपको एक वायर का रेजिस्टेंस दे रखा था 10 ओम, आपको दूसरे वायर का रेजिस्टेंस निकालना था जिसकी वजह से ये पूरी कहानी हुई। ये मैंने आपको समझाने लिखा, क्या समझाने लिखा कि सर आपने पढ़ा है बीच में आई आर होता था। आर क्या होती थी? तो आर एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस से, कहते हैं करंट को अपोज करती है। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि आर जो है चार चीजों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पहली बात टेंपरेचर, लेकिन टेंपरेचर को चीजों छोड़ दें तो क्या मानेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब यहां पर से आता था रो एल1। सेम तरीके से कांसेप्ट लगाते हुए हम लोगों ने यहां पर कांसेप्ट पे लिखा है। क्लियर है बात? अगर कुछ भी प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे पास से। क्लियर है बात? क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब तो मान लीजिए किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर आपने ये l1 अपॉन l2 का होल स्क्वायर करा कैसे? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए a1 अपॉन a2 को हमने क्या लिखा था बेटा? l2 अपॉन l1 लिखा था। तो अगर मैं सर a2 अपॉन a1 को देखना चाहूं तो इसी को उल्टा कर दूं सर, में क्या हो जाएगा ये सर? अगर मैं इसी को देखूं तो सर ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a2 अपॉन a1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर? l1 अपॉन l2। तो सर हमने उसी जगह रख दिया a2 अपॉन a1, क्या रख दिया सर? l1 अपॉन l2। तो क्या हो जाएगा? इसी एक स्टेप और बढ़ा लेंगे भाई, क्या रख सकता हूं? l1 अपॉन l2 into में l1 अपॉन l2। तो कितना जाएगा सर? l1 का स्क्वायर l2 का स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक, तो क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन की फीलिंग को समझने की प्रयास करिएगा, रटने का प्रयास फिजिक्स में करने की कोशिश मत करिएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को किया है, और ऐसे ही आपको, मतलब मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन आप कैसे क्वेश्चन को, अगर 3 मार्क्स का आ रहा है तो कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है बात? चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? ठीक, चलो अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a 60 ohm resistor, a 1 Henry inductor and 4 microfarad capacitor are connected in a series to IC supply generator and EMF इतना दे रखा है, find impedance, peak value and peak value of current and phase shift। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमको पता है कि सर जो R की वैल्यू है वो दे रखी है सर 60 ओम। ठीक, और अपने पास जो इंडक्टेंस मतलब जो L है वो है अपने पास 1 हेनरी की, और अपने पास जो C की वैल्यू है वो है 4 माइक्रो फैराड। कहानी क्लियर? ठीक, सब कुछ अपनी SI यूनिट पर है, तो हमको अपना दिमाग लगाना भी नहीं, अपना जितना है उतना ही करते चलेंगे। क्लियर बात? अब ये अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन AC का है, जैसा आप देख करके समझ पा रहे हैं। AC में अपन जिससे भी आपने पढ़ा है, जहां भी अभी आपने पढ़ा है, AC में अगर आप देखेंगे तो AC में अपने पास मोटा-मोटा 3 सर्किट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एंड फिर हम लोगों ने इनका मिक्सर पढ़ा, LCR, CR और LC,
और एलसीआर सर्किट जो कि मैग्नेटिक था। आपने अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करी होगी तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो फेज डिफरेंस था वो जीरो था, मतलब करंट और इंपीडेंस, मतलब करंट और ईएमएफ के बीच में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। थोड़ा सा करंट बेटा, करंट थोड़ा वैसा लीड, बेशक लीड ले रहा होता है लेकिन उसी लाइन पे ले रहा होता है, कोई एंगल के बीच का फॉर्म नहीं करता। क्लियर? बराबर, मतलब आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो हम लोगों ने ग्राफ कुछ ऐसा पढ़ा था उसका, ऐसा। क्लियर बात? लेकिन हम लोगों ने जब बात करी प्योरली कैपेसिटिव की या प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, तो वहां पे फेज डिफरेंस 90 का था, एक जगह करंट लीड कर रहा है, एक जगह करंट लैग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही सर्किट एलसीआर की बात कर ले या हम बात कर ले एलसीआर सर्किट की बात कर ले या एलसी सर्किट की बात कर ले, तो वहां पर जो फेज डिफरेंस निकल के आता था वो हम लोगों ने फाई से डिनोट करा था। कहानी क्लियर थी? अब हम लोग अगर बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो हम लोगों के पास सब कुछ कहानी दे रखी है और हमको इसी क्वेश्चन में रखी, तो अगर मैं इसको इक्वेशन को थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना दिखाऊं तो इक्वेशन को आप ऐसे याद कर सकते हैं, v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई हुआ करता था, याद करिए। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि फाई नहीं तो अपन फाई इसको हटा भी सकते हैं और अपने आप कर सकते हैं इसका ओमेगा t। अगर मैं इसकी थोड़ी सी कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ओमेगा, तो हमारे पास जो ओमेगा आ रहा है बेटा वो आ रहा है 500 ठीक, और ये हमारी v नॉट की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या निकालना है बेटा? पहला निकालना है इंपेडेंस। इंपेडेंस होता है बेटा z, अगर ये आपको याद आ रहा हो तो इंपेडेंस बराबर होता है r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर। क्योंकि ये प्योरली ये एलसीआर सर्किट है तो हम लोग इंपेडेंस ये लगाते हैं। अब मुझे अगर xl निकालना है xc निकालना है तो बेटा xl बराबर आपको याद आ रहा हो तो क्या होता है बेटा? ओमेगा l होता है, और xc बराबर अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या होता है बेटा? 1/ओमेगा c होता है। तो आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखिए, कैपेसिटी की वैल्यू निकल के xl निकल आएगा और xc निकल आएगा। अगर xl कैसे निकालेंगे तो xl निकालेंगे आप कह सकते हैं xl बराबर ओमेगा आपको दे रखा है 500 और l आपको दे रखा है 1, तो ये तो xl बराबर कितना जाएगा बेटा? 500 ही आ जाएगा। ऐसे आप ओमेगा c निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? इंपेडेंस आ जाएगा। तो सॉल्यूशन का पार्ट आपका है, ठीक। जैसे ही आपके पास इंपेडेंस आएगा फिर आपको निकालना है क्या बेटा? करंट। क्या निकालना है? करंट। क्या निकालना है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आप ओम सेटअप याद करिए, ओम सेटअप में क्या बोला था बेटा? v इक्वल टू क्या होता है? i। आपको मैं यहां से इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं, पीक वैल्यू i नॉट बराबर हो जाएगा बेटा ev नॉट अपॉन z। ये इसको हम लोग e नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में, e नॉट अपॉन z। e नॉट की वैल्यू आपको दे रखी क्वेश्चन में, कितनी दे रखी थी? 300। तो यहां पर आप 300 रखेंगे और जब आप इस इंपेडेंस को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? करीब 60 के आसपास का, 60 36 हाँ 60 के आसपास का आपको इंपेडेंस आएगा। यहाँ पर आप इंपेडेंस अगर निकालेंगे तो आप देख लीजिएगा उसको जितना भी आपके आ रहा हो, या मैं इसको अभी थोड़ा सा लीव कर रहा हूँ, मैं गलत देख दूँ इससे अच्छा है। यहाँ पे हम इंपेडेंस की वैल्यू रखेंगे और सीधा आप इसको निकाल सकते हैं। इंपेडेंस निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा मैं अगर करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इंपेडेंस आप निकालेंगे, जैसे ही आप यहाँ से निकालेंगे बेटा आई नॉट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आई नॉट। फिर अपन को क्या निकालना है? फिर अपन को निकालना है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस बराबर का फार्मूला होगा tan थीटा इक्वल टू में xl माइनस xc अपॉन r। xl माइनस xc अपॉन r। तो यहाँ पे आपके पास xl होगा, xc होगा और r की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, थोड़ा सा आप थीटा भी निकाल लेंगे। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन जो है वो है एसी का, अल्टरनेटिंग करंट का। क्वेश्चन को आप समझिए कैसा क्वेश्चन था, बड़े प्यारे प्यारे से ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले। और मैं आपकी जानकारी बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बेटा वो आईसीएससी का है। किसका है? आईसीएससी का। तो आईसीएससी में और आसान क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू सीबीएसई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखिएगा आ सकता है सीबीएसई में 1 मार्कर या 2 मार्कर में। यूपी बोर्ड में चांसेस एसी में ज्यादा आते हैं, एसी से थोड़ा चैप्टर यूपी बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है एज कंपेयर टू, देखा गया है प्रीवियस ईयर आप उठा कर देखे। सीबीएसई में भी कई बार अल्टरनेटिव करके बहुत अच्छे से क्वेश्चन डाले जा रहे हैं और आने के चांसेस तो है ही ऐसे प्रकार के क्वेश्चन। तो आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट निकल के आपके सामने है कि जेड कैसे निकालना है, इंपेडेंस कैसे निकालना है, आपने आई नॉट कैसे निकालना है, आपने tan थीटा कैसे निकालना है। तो आपके पास ये सब कुछ है। tan थीटा का मतलब बेटा हो गया यहाँ पर से आपसे फेज डिफरेंस पूछा है तो थीटा आएगा, और थीटा जब tan जब देंगे तो tan इनवर्स में वैल्यू आती है इसकी, कितनी आती है? tan इनवर्स में। क्लियर बात? चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए आप इसको देखिए और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं आपने जो भी आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं उन नोट्स के अपने थ्रू वापस जाइए और उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने की ट्राई करिए। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन देखिए आप। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारा डबल नेचर से। और डबल नेचर एक ऐसा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के नाम पर इस पे अपने पास 2 3 4 कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो आइंस्टाइन की इक्वेशन और डी ब्रॉगली की वेवलेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और आइंस्टाइन की इक्वेशंस पे ही अपने पास सॉल्व हो भी जाते हैं।
जनरल लिखा हुआ है वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम इज इतना, मतलब अपने पास W की वैल्यू दे रखी है, वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पूछा गया अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, तो डबल नेचर में अपन ने बेटा पढ़ा था कि जब कभी एक हमारे पास मेटल पे कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं, कुछ लाइट डाली जाती है, कुछ रेज डाली जाती है, कुछ गामा रेज, एक्सयूवी रेज, कोई भी रेज डाली जाती है, तो उस मेटल के लास्ट सेल से, लास्ट ऑर्बिट से उन इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, कुछ वर्क डन करना होता है इनको, उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला था, वर्क फंक्शन बराबर एक प्रकार का क्या होता है बेटा, h इनटू में म्यू। अब क्योंकि यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हम लोग यहाँ पर म्यू नॉट लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी लगा देंगे। वर्क फंक्शन अपने को दे रखा है बेटा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 × 10 टू की पावर -19 वोल्ट। और यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे h इनटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगा बेटा 2.4 इनटू में 1.6 × 10 टू की पावर -19 अपॉन प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि होती है 6.67 × 10 टू की पावर -31। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6.67 × 10 टू की पावर -31। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आ जाएगी बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है सर कि वेवलेंथ क्या होगी इंसिडेंट लाइट की, उस फोटो करंट की, जो कि ब्रॉड करा जा रहा है 0 पर बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल देकर के। याद करिए आपको आइंस्टाइन चाचा ने क्या कहा था, आइंस्टाइन चाचा ने कहा था जो वर्क, जो अपने पास जो एनर्जी होती है E=mc² होता है, लेकिन एनर्जी जो होती है वो होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं h = म्यू, और वर्क फंक्शन को लिखना चाहें तो वर्क फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमें अपना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं यहाँ पर। और काइनेटिक एनर्जी अपने पास होते हैं बेटा, वो होता है E = v0। v0 जो होता है यहाँ पर वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पर देखें तो म्यू की जो वैल्यू है इसको हम चेंज कर सकते हैं c/λ से, क्योंकि बेटा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर ये होता है, v बराबर होता है c/λ। क्या होता है, c/λ। यहाँ पर इसको रखेंगे, जाएगा 2.414 × 10 टू की पावर -19 इंटू में, इसको सही से लिख लेगा थोड़ा सा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक सेकंड, तो ये लिखेंगे बेटा इसको 1.6 × 10 टू की पावर -19 इनटू में एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10 टू की पावर -19, और वोल्ट अपने पास टॉपिक में दे रखा है बेटा 0.60 का, और यहाँ पर अपने पास हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको देखें तो जो h की वैल्यू होती है वो होती है 6.6 × 10 टू की पावर -31, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकंड, अपॉन में आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2.14 1.6 × 10 टू की पावर -19 इंटू में 1.6 × 10 टू की पावर -19 और इंटू में 0.60 आ जाएगा। क्लियर बात। अब यहाँ से आप इसको लैम्डा निकाल लेंगे तो लैम्डा बराबर आपके पास आ जाएगा 2.14 इंटू में 1.6 × 10 टू की पावर -19 इंटू में 1.6 × 10 टू की पावर -19 इंटू में 0.60 और अपॉन में आ जाएगा अपने पास 6.6 × 10 टू की पावर -31 इंटू में 3 × 10 टू की पावर 8। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। दो ही चीज आपको क्वेश्चन में पूछ रखी है। आप इस चैप्टर को आसान जरूर है, इस चैप्टर को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर हैं खासकर, वो आपको मार्क्स देने के लिए होते हैं। क्लियर बात। तो हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट में और बुनियादी क्वेश्चन के साथ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए बने रहे हमारे साथ और थैंक यू फॉर वाचिंग अस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा और पेपर की तैयारी एकदम जोर शोर करिएगा और फिजिक्स में फोड़ जाइएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए डेरिवेशंस के साथ, और बहुत जल्द आपके पास मैं डेरिवेशंस का भी वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, सी यू।